वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं अपने डेली लाइफ के बारे में बात करूं तो हमारे पास सिर्फ दो प्रकार की धारा होती है। एक को हम बोलते हैं दृश्य धारा और दूसरे को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। किसको हम बोलेंगे दृश्य धारा और किसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, आप उसको इस तरीके समझ सकते हो कि अगर हमारा एक प्रतिरोध है, एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए और ये हमारा 2 ओम का प्रतिरोध हो तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी 5 एम्पियर। यानी ये नियत रहेगी, ये टाइम के साथ बदलती नहीं है और इसकी दिशा भी क्या है नियत है। अगर किसी की धारा, किसी परिपथ में जो बहने वाली धारा या उसमें जो लगाया गया जो विभव है या वैद्युत वाहक बल वो समय के साथ परिवर्तित हो, ठीक है ना। यानी पहले क्या हो हमारा कुछ इस तरीके की, मान लेते हैं धारा बहने वाली परिपथ में जो धारा हो कुछ इस तरीके का हो, पहले धनात्मक फिर अपनी दिशा विपरीत बदल दे रही, फिर धनात्मक फिर ऋणात्मक, इस तरीके से। या जो इसमें विभव है ना, तो या विद्युत वाहक बल है इसमें जो वो कुछ इस तरीके से हो, वो टाइम के साथ अपने आप को बदलता हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस धारा को बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ के बारे में। कुछ सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास धारा की प्रकार, तो दृष्ट धारा हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट करंट, जिसमें हमने आपको बताया कि जो धारा है ना वो समय के साथ उसका मान क्या रहता है, समय के साथ उसका मान नियत रहता है। यहाँ देखिए समय के साथ यहाँ पे क्या है मान इसका नियत है, या इसको मैं थोड़ा सा एक अलग कलर में ले लेता हूँ। तो यह समय बदल रहा है पर यहाँ पे धारा का मान नियत है। परिपथ में बहने वाली धारा का मान अगर नियत होता है तो हम उसको बोलते हैं यानी दृष्ट धारा, या इस विभव को क्या बोलते हैं दृष्ट वोल्टेज। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया था, अगर हम एक बैटरी को किसी रजिस्टेंस यानी किसी प्रतिरोध से जोड़ा जाए तो इसमें बहने वाली धारा जो है वो हमारा क्या होगा, वो दृश्य धारा यानी डायरेक्ट करंट होगी। अब यहीं पे अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके से, जो समय के साथ क्या हो रहा है, पहले हमारा धारा की दिशा धनात्मक थी, अब क्या हुआ धारा का मान जो है मैक्सिमम हुआ, अधिकतम हुआ, फिर कम कम होते हुए धारा का मान 0 हो गया, फिर ऋणात्मक। यानी पहले धारा इस दिशा में बह रही थी, धारा का मान बढ़ते बढ़ते बढ़ा, फिर बढ़ते घटते घटते 0 हुआ, फिर धारा का मान बदल गया, इस दिशा में बहने लगी। इस तरीके की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे अगर मैं इसके वर्डिंग के बारे में बात करूँ तो ये भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ ही लेते हैं। वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप यानी पीरियडिकली जो है क्या हो परिवर्तित होता हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा तथा समय के मध्य जो खींचा गया ग्राफ नीचे चित्र में दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पहले धारा का मान धनात्मक है फिर ऋणात्मक है, इस तरीके से एक टी टाइम बाद फिर इसे बदलेगा, फिर अगला जो टी टाइम होगा कुछ ऐसा होगा, या 2t टाइम हो जाएगा, यानी टी और टी, इस तरीके से धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। यहां अब हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति के बारे में। हमने इसके पहले चैप्टर में जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में अपने अक्ष के परिता घुमाते हैं, मान लेते ओमेगा कोणीय वेग से इसको घुमाते हैं, तो कुंडली में से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान परिवर्तित होगा समय के साथ, तो इसमें क्या होगा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हम इसके पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, जो हमारा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसको ई से लिखते हैं, ए बराबर हमारा क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का चेंज है उसके बराबर होता है। मान लेते हैं किसी टाइम पे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा इस दिशा में क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए मैं आपको इसे एक डायग्राम से दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी पाओ। यहां हमारा इस दिशा में क्या है चुंबकीय क्षेत्र है बी, किसी टाइम पे जो हमारी कॉइल है कुछ इस तरीके से, चलिए मैं कॉइल को भी डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से, आपको यहां पे दिख जाएगी कॉइल एग्जैक्ट हमारा कुछ ऐसा है। अब इस समय पे क्या है कि कॉइल और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके इसका जो है हमारा सदिश एरिया सदिश कुछ ऐसा होगा, इनके बीच का जो कोण है वो कितना है हमारा थीटा है। तो समझिए जिसके में फ्लक्स इस टाइम पे जो फ्लक्स होगा ना इसमें होगा, अगर ये जो हमारी कॉइल है कुछ इस तरीके की होगी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बनाया बट अब बना सकते हैं। चलिए यहाँ से कहीं से एक कॉइल हमारा आया होगा, इधर से कॉइल हमारा थोड़ा सा गलत बन जा रहा है, चलिए इसको सही कर देते हैं। कॉइल में इस तरीके से कहानी होगी। अब ये क्या हो रहा है कितने से मुड़ रहा है, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यानी
कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो क्या होगा इस टाइम जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, NBA cos थीटा यानी ओमेगा टी। थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी के बराबर होगा ना, सिंपल सी बात है। टी टाइम में कितना कोण चलेगा, ओमेगा टी, कोणीय वेग हमारा क्या है, ओमेगा है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि अगर मैं यहां पे बात करूं, NBA क्यों लिया मैंने, देखो हमारे पास कितने हैं इसके, n जो हमारी कुंडली है वो n फेरे उसके हैं, तो एक फेरे में कितना हमारा उसका मान लेते हैं एरिया ए है, तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, n फेरे हैं तो n इंटू ए के बराबर एरिया होगा। तो यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कितना होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव वैल्यू क्या है, NBA cos ओमेगा टी। तो यहां से जो हमारा इसका आ जाएगा वो आ जाएगा NBA ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और बाहर माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना हमारा क्या होगा, वैद्युत वाहक बल। यहां देखिए हमारे पास यहां दिखाया गया है, इतना हमारा वैद्युत वाहक बल होगा। अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा, t इक्वल टू अगर मैं 0 की बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा वैद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, 0 होगा। पर अगर मैं बात करूं फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स का जो हमारा फार्मूला आया था वो कितना आया था, NBA cos ओमेगा टी है। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फ्लक्स अधिकतम होगा। तो हमारा फ्लक्स का ये हमारा ग्राफ है, टाइम साथ फ्लक्स हमारा कुछ इस तरीके से चेंज होगा क्योंकि कॉस का ग्राफ है, जबकि हमारा EMF का जो हमारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका ग्राफ क्या साइन के साथ आ रहा है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इन समय के साथ इस तरीके से हमारा बदलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस समय के साथ अपना मान और अपना दिशा दोनों बदलता है। अब पहली स्थिति के बारे में बात की गई, अगर साइन जब हमारा थीटा साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0 होगा, अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं के लंबवत हो, तो हमारा क्या होगा, EMF 0 हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं 90 की डिग्री की बात करूं तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उस टाइम हमारा क्या होगा, जो वैद्युत वाहक बल है वो मैक्सिमम होगा। फिर टाइम इस तरीके से हमारा अलग अलग टाइम पे उसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता दूं, E इक्वल टू हमारा होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट क्या था हमारा, E नॉट इक्वल टू है NAB ओमेगा। अगर मैं जहां डेरिवेशन कराया हूं ये हमारा आया था साइन ओमेगा टी, तो हमारा इसको मैंने पूरा क्या लिख दिया, E मैक्सिमम यानी अधिकतम हमारा कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब आइए देखते हैं इसको, अगर मैं t इक्वल टू बात करूं 0 की, तो हमारा EMF क्या होगा, 0 होगा। अब t इक्वल टू अगर मैं बात करूं, जब हमारा अगर पूरा एक चक्कर लगाने में t टाइम लगा रहा है, तो t/4 की बात कर रहा हूं, यानी यहां से यहां जाने में, तो क्या होगा हमारा, देखते हैं रखते हैं, तो E हमारा क्या होगा, E नॉट साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, t/4 रखिए, तो ओमेगा t हमारा क्या होता है, t हमारा होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब रख लेते हैं ना यहाँ पे ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/4 की बात करें तो यहाँ 4 आएगा ना, ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया π/2, यानी कितना हो गया हमारा E नॉट अधिकतम। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे क्या होगा, मान बदलता जाएगा, पहले 0 फिर अधिकतम E नॉट के बराबर, फिर 0 फिर माइनस E नॉट, फिर 0 फिर प्लस E नॉट, फिर 0 फिर माइनस E नॉट, इस तरीके से मान बदलता रहेगा। अब बात करते हैं वैद्युत वाहक बल धनात्मक रहता है जब अर्ध धनात्मक अर्ध चक्र में। यहां देखिए जो हमारा वैद्युत वाहक बल का जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा बना था, इसके बेसिस पे हम इस चीज को आपको समझा सकते हैं। यहां देखिए साइन के ग्राफ था तो कुछ इस तरीके से था, तो देखो 0 t/2 और t/2 और t टाइम, यानी 0 से t/2 टाइम में क्या होगा, हमारा EMF धनात्मक होगा, उसके बाद t/2 से t तक हमारा क्या होगा, EMF ऋणात्मक होगा। इस तरीके से फिर ये चक्कर चलता रहेगा। इस तरीके से टाइम के साथ हमारा वैद्युत वाहक बल बदलेगा। अगर वैद्युत वाहक बल बदल रहा है इसका मतलब क्या है कि वैद्युत वाहक बल की दिशा में ही हमारा क्या होगा, धारा होगी, अगर हमारा सिर्फ प्रतिरोध लगाया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, अगर हमारा EMF इस तरीके से है, देखें यहाँ पे, जबकि हमें सबको पता है जो ओमेगा होता है उसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, क्योंकि जो t होता है 1 बाई एफ के बराबर होगा, तो 1 बाई टी क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसका अलग तरीके भी लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा के साथ 2 पाई एफ इंटू टी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। आगे बढ़े, बात करते हैं हमारा ऐसे विभव का जिनका परिणाम व दिशा समय के साथ समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिणाम के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो तो क्या बोलते हैं, उसको प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण जो होता है वो हमने जो वहां पे E लिखा था, यहाँ पे क्या होगा V होगा, क्योंकि विभव के लिए V यूज करते हैं, तो V नॉट साइन ओमेगा टी।
अब आइए बात करते हैं, अगर उसके ग्राफ के बारे में बात करूं, क्योंकि साइन का ग्राफ है तो वैसे ही होगा, सिमिलर सी बात है, साइन ही हमारा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैद्युत वाहक बल का यानी हमारे विभव का ग्राफ हो गया और हमारा ये धारा का ग्राफ हो गया जो समय के साथ बदल रहा है। चलिए अब बात करते हैं, यदि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत को किसी R प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा किस तरीके से होगी। चलिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है जिसको हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और दिष्ट विद्युत वाहक बल को V से इस तरीके से दिखाएंगे, और हमारा जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होगा उसको इस तरीके से दिखाएंगे। V इक्वल टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो बहने वाली धारा I होगी तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यानी क्या हो जाएगा आपका V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और V नॉट बाई आर को लिखते हैं अधिकतम धारा I नॉट साइन ओमेगा टी ही हमारा होगा इसमें बहने वाली धारा का समीकरण। ये देखिए ये हमारा समीकरण आ गया धारा का। चलिए बात करते हैं एक उदाहरण के लिए, यदि जनित के आर्मेचर कुंडली, जो कुंडली होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर कुंडली के में 20 फेरे हैं, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फेरे कितने हो गए, 20 हो गए, तथा इसमें क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 127 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। इसे कितना हमारा चुंबकीय क्षेत्र है 0.2, इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर -1, 2 × 10 की पावर -1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। क्षेत्र में कितने वेग से घुमाया जाए ताकि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना हो, 160 वोल्ट हो। तो अभी हमने देखा था हमारा जो इसका अधिकतम मान होता है E नॉट, और किसके बराबर होता है, NBA ओमेगा के बराबर होता है। अभी हमने इसके पहले ग्राफ में क्वेश्चन जब हमने इसका डिराइव किया था तो मैंने ये देखा था कि कितना आया था हमारा ये, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है वो NBA ओमेगा के बराबर आया था। तो यहाँ रखिए E नॉट की वैल्यू कितना निकालना है, 160 इक्वल टू क्या होगा, N की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू क्या है 2 × 10 की पावर -1 है, A की वैल्यू कितना है 127 10 की पावर -3 है। तो अब यहाँ पे इनटू ओमेगा, अब ओमेगा निकाल लेंगे यहाँ से। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आवर्त काल क्या होता है, जब भी हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा अपना जो चक्कर, एक पूर्ण चक्कर जितने टाइम में लगाती हैं उसको बोलते हैं, V और I का ग्राफ सिमिलर होता है क्योंकि दोनों का साइन का ही ग्राफ होता है। तो यहां से यहां का जो टाइम लगता है वो T लगता है, यानी एक पूरा फेरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्त काल। उसको T से दिखाते हैं, T किसके बराबर होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा हमारा क्या है, कोणीय वेग है। चलिए अब बात करते हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, अगर मैं आवृत्ति की परिभाषा के बारे में बात करूं तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहीं पे एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड की पावर -1, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। इसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्कर पर सेकंड होती है। 50 हर्ट्ज पे अपने इंडिया में जितनी भी हमारे पास डिवाइसेज होती हैं वो काम करती हैं। जो हमारे यहाँ धारा आती है जहां से वो इस फ्रीक्वेंसी पे आती है, यानी 50 पर चक्कर यानी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पे आती है, जबकि यूएस में क्या होता है 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पे आती है। शिखर मान या आयाम, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास अगर पीक वैल्यू की बात करें तो हमने देखा है कि I इक्वल टू क्या आया था हमारा, I इक्वल टू आया था V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ये V नॉट बाई आर क्या है हमारा अधिकतम मान है धारा का, और जो हमारे पास विभव का था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे V नॉट क्या है, इसका अधिकतम मान है, यानी वोल्टेज का अधिकतम मान है, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान -1 हो सकता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करूं तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, V नॉट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शिखर मान या आयाम। तो यानी प्रत्यावर्ती विभव या धारा अपने मध्य मान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को उस विभव या धारा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। अब बात करते हैं कला के बारे में, फेज। तो फेज बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान में जा या कोज्जा के कोणीय अरेंजमेंट को प्रत्यावर्ती धारा का कला कहते हैं। या इसको इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं जब से हमने देखना शुरू किया, जनरल कंडीशन में सामान्य अवस्था में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जो हमारा विभव होता है और टाइम का जो समीकरण हुआ वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, T टाइम लगाता है, और कितना कोणीय विस्थापन चलेगा 2π। ये हमारा कितना है पाई है,
ये हमारा π/2 है, ये हमारा है 3π/2। अब समझो बात को, कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं बात करूं, जब हमने देखना शुरू किया, कुछ इस टाइम से देखना शुरू किया, इस समय से हमने देखना शुरू किया, तो इस समय के लिए क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, अब जो यहां से यहां का जो कोण का डिफरेंस है, जो कोण का अंतर है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कला। यानी हमारे पास क्या ω_t + φ यूज कर लेंगे, जहां पे कोण की जगह क्या कर लेंगे, ω_t + φ का यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता का मध्य एवं वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता के माध्य एवं वर्ग माध्य मूल मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है VRMS IRMS के बारे में। तो पहले हम मीन की बात करते हैं। अब बात करते हैं मीन यानी माध्य अथवा औसत मान। अगर औसत मान के बारे में बात करें तो यहां देखिए, ये हमारे पास धारा और विभव दोनों का ग्राफ है। धारा हमारा इस तरीके से अधिकतम मान पहुंचती है, फिर हमारा न्यूनतम मान पे पहुंचती है। कितना टाइम लगता है, T टाइम लगता है। अगर मैं विभव की बात करूं तो विभव क्या होता है, यहाँ V अधिकतम मान पहुंचता है और न्यूनतम मान पहुंचता है। कितना टाइम लगता है, पूरा T टाइम लगता है। 0 से T क्या होता है, T/2 तक, यहाँ तक आधा, फिर आधा। अगर मैं पूरे टाइम की बात करूं तो जो एवरेज मान होगा 0 से T तक, जो एवरेज मान होगा किसका, I का, वो क्या होगा, 0 होगा। जितना धनात्मक धारा है उतना ही ऋणात्मक धारा, जितना धनात्मक विभव उतना ही ऋणात्मक विभव, वो तो हमारा शून्य होता है। पर ध्यान रखने वाली बात है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 0 से T टाइम यहां से यहां तक जाने में जो औसत धारा का मान होता है कितना होता है। तो आप क्या करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करके निकालते हैं, और आपको मैं इसका डायरेक्ट सूत्र बता दे रहा हूं। यहां पे 0 से T यानी आधे टाइम में जो इसका औसत मान होता है, मीन वैल्यू होते 2I0/π, इसे बोलते हैं 0.637 I0 के बराबर। और सेम चीज विभव का भी होता है। तो हमारा विभव का एवरेज मान होगा हाफ के लिए वो होगा हमारा 0.637 V0 के बराबर। 0 से T टाइम में औसत मान 0 है, पर 0 से T/2 तक का जो औसत मान होता है वो होता है 0.637 V0। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे आगे चल के सारा कुछ में यही यूज होगा। ये समझिए होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर या साइकिल के लिए धारा का स्क्वायर यानी वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल कहते हैं। इसको IRMS से लिखते हैं, यानी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं हम लोग, I या V और टाइम का जो ग्राफ होता है। अब यहां समझिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, उस नियत दृश्य धारा जो डायरेक्ट करंट होती है, दृश्य धारा, उस नियत दृश्य धारा के मान के बराबर होता है, जो किसी टाइम में जितना ऊर्जा उत्सर्जन हमारा दृश्य धारा करेगी, वही हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा भी उतना ही ऊर्जा उतना ही उष्मा उत्पन्न करती है जितना दृश्य धारा उत्पन्न करती है। दो तरीके से समझो, मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास यहां से यहां जाने में ये जो धारा है, जो उष्मा उत्पन्न की, इसकी वही वैल्यू हमारा वर्ग माध्य यानी वर्ग माध्य मूल मान धारा का होगा, जो एक डायरेक्ट करंट इतने टाइम में जितना उष्मा उत्पन्न करेगी वही ये उतना ही उष्मा उत्पन्न करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत दृश्य धारा के मान के बराबर होता है, जिसके द्वारा किसी चालक अथवा तार में उसी दर से उष्मा उत्पन्न की जाती हो जितनी की चालक तार में प्रत्यावर्ती धारा उष्मा उत्पन्न करती हो। चलिए अगर मैं बात करता हूं IRMS के बारे में, यहां देखिए हम बात करते हैं 0 से T टाइम यानी एक टाइम अंतराल की बात करता हूं। 0 से T टाइम के बारे में बात करता हूं। ये हमारा अधिकतम मान है, ये हमारा न्यूनतम मान है, ये हमारा धारा और T का ग्राफ है। तो इसका जो VRMS का ग्राफ होगा, अगर मुझे निकालना हो IRMS कितना होगा, जो हमारा IRMS आता है, मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं कर रहा हूं बट डायरेक्ट याद करिए I0 यानी अधिकतम जो मान होता है उसके √2 के बराबर होता है, और ये वैल्यू आती है 0.707 I0। जैसे अगर आपसे पूछ जाए कि हमारे पास क्या है कि जो इसमें धारा का अधिकतम मान है वो क्या है, 10 एम्पियर है, तो जो इसका
जो इसका IRMS मान होगा, यानी इसका रूट माध्य मूल का जो मान होगा 10/√2, यानी कितना होगा, 10 को लिख सकते हो 5 × 2 बटा √2, इसको लिख सकते हो 5 × 5 × √2 × √2 अपान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 से कैंसिल होगा, कितना आ गया, 5√2 एम्पियर आ गया। इतनी हमारे पास क्या आ गई, धारा आ गई। ये हमारा क्या है, IRMS है। चलिए आगे बात करते हैं। VRMS क्या होगा, वही VRMS जो आएगा ना हमारा एक चक्कर के लिए क्या होगा, V0/√2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का समीकरण लगभग सेम है, समीकरण सेम ही है। चलिए अब बात करते हैं उदाहरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। एक समीकरण हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे I = दिया गया है I0 sin ω/t में धारा आयाम तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब धारा आयाम और यहाँ धारा आयाम और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो धारा, यहाँ देखिए धारा आयाम, तो नहीं अधिकतम धारा कितना होगा, धारा आयाम कितना होगा, I0 होगा। और बात करा दूसरा कि आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है हमारे, तो आवृत्ति को लिखते हैं f किसके बराबर होता है, अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति हमारा बराबर होता है ω/2π, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो t = क्या होता है हमारा 2π/ω होता है, और जो हमारा आवृत्ति होती है क्या होती है 1/t होती है। तो 1/t क्या लिख सकते हैं, 1/t यानी 2π/ω, तो यहां से क्या आ गया ω/2π। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि अगर 75 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा, कितना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी है 75 हर्ट्ज, आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती धारा का सभी समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना हो, IRMS कितना दिया हो 20 एम्पियर। तो यहां देखिए RMS क्या होता है, IRMS हमारा होता है अधिकतम मान बटा √2, इसके किसके बराबर हो जाएगा 20 के, तो अधिकतम मान यानी इसका आयाम कितना हो जाएगा, धारा का आयाम आ गया 20√2 एम्पियर। अब समझने वाली बात है, अब इसका मैं इक्वेशन लिखना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, I = होता है I0 sin ω/t होता है, इसको तो ऐसे भी लिखते हैं ना, I = I0 sin ω, क्या लिख सकते हैं 2πf × t। तो सिंपल सी बात हो गई, कितना हो गया, I = आ जाएगा I0 की वैल्यू क्या है 20√2 sin 2πf की वैल्यू क्या है 75 × t। यही तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया इसका इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं आगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का सार्थकता के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं, बात करते हैं अगर हम जनरल कंडीशन के बारे में बात करूं, एक हमारे पास प्रतिरोध R है जिसको डायरेक्ट यानी दृष्टिकारी विभव से जोड़ा जाता है। इसमें जो बहने वाली धारा मान लेते हैं I है, तो इसमें जो पावर हम लोग निकालते हैं यानी जो उष्मा उत्सर्जित होता है किसके बराबर होता है I² के। अगर यहीं पे हमारे पास यानी प्रत्यावर्ती धारा बहती, तो जो हम लोग क्योंकि वहां पे I² यूज किया जाता है, तो हमेशा I की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। जबकि अगर वो ऋणात्मक में भी मूव कर रहा है यानी I और T ग्राफ अगर ऐसा है, इसके लिए भी I का जो मान होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये हमारा फार्मूला हर एक स्टैंड पे यानी हर एक क्षण यूज कर सकते हैं। पर जनरल कंडीशन के बारे में बात करूं तो पावर के लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, हमें पता है I को रिप्लेस करते हैं IRMS के, क्योंकि यही धारा हमारा दृष्टि धारा के मान के बराबर होती है। तो IRMS² × R इतना हमारा उष्मा उत्सर्जित होगी किसी भी प्रतिरोध के एक क्रॉस। चलिए अब बात करते हैं हाँ प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के बीच का कलांतर के बारे में। जैसे मैं बात बोलता हूं कि मान लेते हैं कि किसी भी परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो ऐसी हमारी I = क्या है हमारे पास I0, या इस तरीके समझो जो हमारा विभव है, अगर इसमें कुछ इसके कला में अंतर हो, मतलब क्या है हमारा जो विभव है वो है V0 sin ω/t, पर जो बहने वाली धारा है I = क्या है I0 sin ω/t ±φ, यानी इन दोनों के कला में क्या हो, कुछ ना कुछ अंतर हो। तो अब बात समझिए, तो अब ऐसे कंडीशन के लिए कैसे हम आगे वाले समीकरण यूज करेंगे, या मैं अगर इसको एक बार बात करता हूं, जब इसका मान अधिकतम होगा तो उस टाइम इसका मान अधिकतम नहीं होगा, कुछ अलग होगा। तो जब किसी प्रत्यावर्ती
परिपथ में विभवांतर व धारा साथ साथ अपने अधिकतम मान ग्रहण करते हैं अथवा साथ साथ अपना न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं तो विभवांतर और धारा समान कला में होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, समान कला में नहीं है। इसके विपरीत यदि विभवांतर व धारा दोनों भिन्न क्षणों पर अधिकतम अथवा न्यूनतम मान ग्रहण करते हो तो ये दोनों क्या हो कि मध्य कलांतर है। तो विभव व धारा के मध्य अगर कलांतर परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, ये तो हमारा अगर कला में अंतर हो गया तो अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग हो, क्योंकि हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास अलग अलग तरीके से रजिस्टेंस यानी जो हमारा प्रतिरोध है वो ओमिक के अलावा भी और चीज़ें आएंगी तो उसको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा व विभव के घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण कला सामंजस्य तथा कला आरेख। जैसे कि मैं बात करूं, अब इसी चीज के बारे में बात किया गया है। अगर हमारा कोई धारा और विभव में कि कला में कोई अंतर नहीं होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे कुछ केसेज ऑलरेडी दिया गया है तो इन केसेज को हम अभी अपने उदाहरण के तौर पे लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण देखिए, चलिए मेरे पास अगर यहाँ पे आगे आर्टिकल है तो इसी आर्टिकल को ही देख लेते हैं। आइए देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यहाँ पे हमारा ये विभव वाला है जो 0 शुरू होके अपने अधिकतम मान पहुंच रहा है। पर देखिए जब ये हमारा विभव 0 पे था उस टाइम धारा क्या अपने अधिकतम मान पे था। अधिकतम मान कब होता है, जब π/2, यानी इनके बीच जो कलांतर है वो कितना है, π/2 के बराबर। कितना है, π/2 के बराबर। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर हमारा धारा कितना है, अगर विभव हमारा इस दिशा में दिखाएंगे, धारा क्या होगा, इससे कितना कोण पे होगा, 90 डिग्री कोण पे आगे होगा। तो यदि प्रत्यावर्ती परिपथ और विभवांतर में के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है तो धारा विभव के कला का अग्रगामी होती है। अब यहाँ पे धारा आगे चल रही है, देखिए जो उसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। इनकी भी जो फाई दिखाया गया ये कलांतर है, पर इस कंडीशन जो फाई होगा ना वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। यानी अगर यहाँ पे तो जनरल कंडीशन दिखाया गया है बट ग्राफ के हिसाब से इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं। अगर मैं जनरली आपको बताऊं, जैसे देखें यहाँ पे पहला हमारा क्या है इक्वेशन, अगर विभव का इक्वेशन v = v0 sin ω t हो और जो बहने वाली धारा है परिपथ में उसका हो I0 sin ω t प्लस फाई। इसका मतलब क्या है, इसका कलांतर हमारा धारा आगे है और विभव पीछे है। इसका मतलब हम लोग धारा क्या दिखाएंगे, अगर विभव इस दिशा में दिखाएंगे विभव, तो धारा जो होगा ना वो विभव के साथ कितना ज्यादा है, फाई कोण, यानी इस जो कलांतर है उससे ज्यादा कला में, यानी उससे ज्यादा फेज में आगे चल रहा है। आइए देखते हैं, यदि परिपथ में विभवांतर का अधिकतम मान के कुछ समय पश्चात धारा का अधिकतम मान हो तो धारा विभवांतर के कला से पश्चगामी है। धारा विभवांतर के कला से पश्चगामी, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ धारा पहले शून्य हो रहा है, सॉरी विभव पहले शून्य हो रहा है जबकि धारा बाद में शून्य हो रहा है। इस तरीके देखो, धारा पहले, विभव पहले अधिकतम हो रहा है, धारा बाद में अधिकतम हो रहा है। तो इनके बीच का जो फेज का डिफरेंस है कितना फाई है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, हमारा क्या है, धारा अगर विभव ऐसे है तो धारा कैसे होगी, धारा पीछे चल रही है। धारा कितना पीछे चल रही, फाई। तो यानी धारा हम लोग ऐसे दिखाएंगे, फाई। कितना एंगल फेज डिफरेंस कितना है, फाई। यानी कला का जो अंतर है कितना है, फाई है। इस तरीके से इनको दिखाते हैं। आइए बात करते हैं अब क्योंकि ये नेगेटिव है यानी इससे पीछे है तो अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I लिखेंगे I0 sin ω t माइनस फाई लिखेंगे। जबकि इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे होगा हमारा v = v0 sin ω t होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बन गया, यदि परिपथ में धारा व विभवांतर दोनों ही अधिकतम मान साथ साथ पहुंचे तो उनको किस तरीके से दिखाएंगे, उनको हम लोग आरेख में इस तरीके से दिखाएंगे, v और I। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्या बोलेंगे सर इसमें तो कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सही दिखाया गया है,
इसी दिशा में क्या हमारा विभव है और इसी में क्या हमारा आई है, तो कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, दोनों सेम फेज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। पहला हमारा है एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। अगर एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया, आर जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमारे पास ए वैद्युवाहक बल V इक्वल टू क्या हमारा विभव जो है V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो बताओ इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I जो होगा हमारा वो हो जाएगा V बाई आर, यानी हो जाएगा I इक्वल टू यहाँ से होगा V बाई आर यानी V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसको V बाई आर को V नॉट बाई आर को लिखेंगे I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर किसी टी टाइम के बारे में बात करूं, इनका जो फेज बनेगा, इनका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये तो हमारा शुरुआत हो गया, टी टाइम बाद क्या होगा, दोनों ओमेगा टी थीटा एंगल चलेंगे, यानी इधर ही हमारा क्या होगा विभव होगा और इसी कला में हमारा क्या होगा धारा होगा, क्योंकि इनके कला में कोई अंतर नहीं है, इनके कलांतर है ही नहीं, जीरो है। देखिए इस तरीके इनका साथ साथ धारा और विभव साथ साथ इनका मान अधिकतम और न्यूनतम हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगर एसी परिपथ को शुद्ध संधारित्र से जोड़ा जाए। अब यहां समझने वाली बात है, अगर शुद्ध संधारित्र से जोड़ा जाए तो क्या होगा। यहां देखिए हम इसको थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूं, हमारे पास ये EMF है, यानी हमारा जो विभव है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये हमारा V है। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद कितना आवेश आएगा, Q आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस Q आ जाएगा, तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी I होगी। तो I किसके बराबर होगी, I इक्वल टू होती है हमारी, I इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारा, अब हम सबको पता है कि जो बहने वाली धारा है I वो बराबर होती है I इक्वल टू dQ बाई dt। तो Q कितना होगा D बाई Q क्या लिखते हैं CB लिखते हैं। अगर संधारित्र की संधारिता C है तो इसको क्या लिखेंगे CB अपॉन T dt। तो अब देखिए यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा C बाहर ले लो dB बाई dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा D बाई C को बाहर रखते हैं, C को बाहर रखते हैं करते हैं C dB की जगह क्या लिखेंगे D बाई dt, V की जगह लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा CB नॉट, ठीक है ना। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, वो कॉस ओमेगा टी होता है। तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास CV नॉट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गलती हो रही है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो CV नॉट आएगा कॉस ओमेगा टी, फिर अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा CV नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इतनी आएगी हमारी धारा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं I इक्वल टू लिखते हैं V नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख देते हैं इसको, यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां समझने वाली बात है कि हमारा विभव साइन ओमेगा टी है, तो क्या आ रहा है कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब हम लोग I को ऐसे लिख सकते हैं V नॉट अपान 1 बाई I ओमेगा सी। अब इसको अगर साइन के फॉर्म में लिखना हो तो हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। पर यहाँ साइन सॉरी यहाँ पर साइन यूज करेंगे ना, साइन साइन साइन। अब देखिए अब धारा और विभव में के कला में अंतर आ रहा है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमारा इधर V है, अगर हमारा इधर धारा इधर लेते हैं तो देखिए यहां पे जो धारा है ना, तो विभव किधर होगा, विभव से धारा कितना है 90 डिग्री का कोण क्या है पीछे है, तो धारा आगे है, विभव हमारा क्या होगा 90 डिग्री पीछे होगा। यहां से समझ में आ रहा है डायरेक्ट। तो यानी यहां से बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो संधारित्र है वो शुद्ध अगर हमारा जो एसी परिपथ है उसको शुद्ध संधारित्र से जोड़ेंगे तो विभव से 90 डिग्री आगे रहेगा क्या हमारा धारा। अब आइए बात करते हैं यहां एक बात आती है। अब इसी को हमारे पास जो धारा आई है I इक्वल टू क्या है V नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी आया है। देखिए ये तो आया ना V नॉट अपान 1 बाई ओमेगा सी, उसके बाद क्या है हमारा साइन, या तो वो डायरेक्ट लिखते हैं कॉस ओमेगा टी आया है, ये आया था ना हमारा। तो यहां पे इसको लिखते हैं 1 बाई ओमेगा सी, इसको लिखते हैं XC लिख देते हैं। XC इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो यहां से हमारा I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बाई XC
कॉस ओमेगा टी। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सी इक्वल टू क्या है 1/2 पाई एफ सी। 2 पाई ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है। तो अगर मैं इनके बीच ग्राफ खींचूं एक्सी और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बीच में, तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो एक्सी का मान घटेगा, अगर आवृत्ति का मान घटेगा तो इसका मान क्या होगा बढ़ेगा। तो हमारा इसके बीच क्या है, कैसा रिलेशन है, देखिए एक्सी क्या है 1/f के 1/f, यानी अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सी है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आवृत्ति के। तो देखो अब यहाँ पे एक्सी को क्या बोलते हैं, अगर हमारा यहाँ पे एफ आवृत्ति हमारा अगर शून्य हो जाए तो एक्सी क्या हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। अगर हमारा आवृत्ति अनंत हो जाए तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जो हम लोग एक्सी को क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, यानी जो हमारा ए प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सी, उसका नाम क्या है धारितीय प्रतिघात एक्सी। अब यहाँ पे देखिए समीकरण से एक भी समझ में आ रहा है कि धारा का समीकरण से स्पष्ट होता है कि शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विभव से कला में 90 या π/2 अग्रगामी है, यानी आगे है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे संधारित्र दिश धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है जबकि प्रत्यावर्ती धारा का मार्ग प्रशस्त करता है। क्यों, समझने वाली बात है कि ये क्या करता है, संधारित्र जो दिश धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है जबकि प्रत्यावर्ती धारा का मार्ग प्रशस्त करता है। क्यों, उसके पीछे बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं दिश धारा के लिए तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, देखिए अगर मैं दिश धारा की बात करूं तो आवृत्ति उसकी क्या होगी शून्य होगी, तो उसके लिए एक्सी का मान क्या होगा अनंत होगा। अगर एक्सी का मान अनंत है इसका मतलब वो अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहती है। आइए आगे बात करते हैं, एसी परिपथ से शुद्ध प्रेरकत्व की अगर जोड़ा जाए, प्रेरकत्व अगर शुद्ध प्रेरकत्व किसमें हमारा एसी में जोड़ा जाए तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा एसी है, अब इसमें कैसे धारा बह रही, मान लो धारा बह रही आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, आई इक्वल टू हमारा होगा। अब यहाँ एक बात समझते हैं, अगर मैं यहां से यहां किरचॉफ लगाऊं तो क्या लिखूंगा, V यहां से आया, ठीक है ना, फिर यहाँ क्या लिखूंगा माइनस LDI/dt इक्वल टू क्या होगा शून्य होगा। तो यहाँ पे LDI/dt इक्वल टू क्या होगा V के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए DI/dt क्या लिख सकते हैं हम लोग Vdt। अब यहाँ देखिए DI इक्वल टू क्या होगा हमारा, सॉरी B और बाई L, यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे क्या होगा V/L, तो यहाँ हमारा होगा V/L। तो यहाँ देखिए DI इक्वल टू क्या होगा V/L dt, यहां से हमारा क्या होगा DI इक्वल टू हो जाएगा V0 sin ओमेगा t dt/L। तो यहां से हमारा होगा I जो आ जाएगा, दोनों का हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो यहाँ आएगा V0/L, इसका करेंगे तो क्या आएगा cos ओमेगा t/ओमेगा। तो यहां देखिए यहां से जो हमारा I आएगा तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, यानी समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपन ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ जो आई आ रहा है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे V0/ओमेगा/L माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां से एक बात, इसको हम लोग आई को लिख सकते हैं V0/XL माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां से एक बात क्लियर हो गया कि जो धारा आई तो जो हमारा इसका विभव है वो 90 डिग्री का कला से आगे है जब हम एसी परिपथ को शुद्ध प्रेरकत्व से जोड़ते हैं। अब यहां पे देखिए एक कहानी हमारे पास आ गई, ये हमारे पास क्या आया था, देखिए यहां पे जो हमारा इसको समाकलन करने पे हमारे पास क्या आया था, आई इक्वल टू आया था हमारे पास V0/ओमेगा/L माइनस कॉस ओमेगा टी आया था ना, यही आया था ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है V0/ओमेगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी क्या होता है हमारा, मतलब होता है हमारा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए हमारे पास आई इक्वल टू आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ से I0 इक्वल टू क्या होगा V0/ओमेगा/L, यानी अधिकतम आई धारा का जो मान होगा वो होगा V0/ओमेगा/L। अब देखिए यहाँ पे जो ओमेगा/L है उसको XL लिखते हैं, तो अब देखिए XL को क्या लिख सकते हैं, XL इक्वल टू होता है हमारा ओमेगा/L, तो यहाँ से लिख सकते हैं XL इक्वल टू 2πfL
तो यानी इनके बीच जो संबंध बनेगा एक्सल और इसकी आवृत्ति के बीच में, वो क्या होगा, दोनों समानुपाती हैं, तो एक सीधी रेखा बनेगी। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बोलते हैं एल को, एक्सल को बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात, यानी प्रेरक प्रतिघात, यानी जो हमारा प्रेरक कितना जो है अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात। यहां से इनके बीच क्या है, समानुपाती का संबंध है, यानी अगर हम लोग आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक्सल का मान बढ़ेगा। यानी अगर t इक्वल टू 0 की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्सल की वैल्यू हमारा 0 होगा। अगर t इक्वल टू अगर मैं फ्रीक्वेंसी अगर 0 की बात करता हूं तो हमारा एक्सल क्या होगा, 0 होगा, और एक्सल की वैल्यू क्या होगी, ये दो तरीके देखें। तो अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ दोबारा इसको कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा आवृत्ति क्या है, 0 है, तो एक्सल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर आवृत्ति हमारी क्या अनंत है, तो एक्सल की वैल्यू क्या होगी, अनंत हो जाएगी। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। श्रेणी क्रम, अगर एल और आर यानी अगर मैं बात करूं हमारा किसी परिपथ में प्रेरकत्व एल की एक कुंडली व प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है कि इसमें जो धारा बहने वाली है आई, अब यहाँ v इक्वल टू क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए इधर होगा हमारा v नॉट और धारा इसी दिशा में बहेगी इसके। पर ध्यान रखने वाली बात है, जो धारा जो है प्रतिरोध में बहेगी, उन दोनों में कोई कला का अंतर नहीं होता। जबकि जो हमारे पास प्रेरक में, यानी अगर मैं बात करूं इस प्रेरकत्व में जो धारा बहेगी उसका जो विभव है और उसमें जो बहने वाली धारा है उसके कला के बीच में कितना अंतर है, 90 डिग्री का। अभी हमने इसके पहले देखा था VL। तो यहां पे समझने वाली बात यह है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो इसमें जो विभव होगा, इसमें प्रतिरोध में VR हमारा इसी में होगा, VR हमारा इसी दिशा में होगा, सॉरी VR। जबकि I अगर इधर बह रही है तो हमारा जो L का विभव होगा वो इधर होगा। इन दोनों में कितना कोण का अंतर है, 90 डिग्री का। अगर यहां से मैं बात करता हूं तो जो इनका, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इनका जो कुल आ रहा है विभव, यहां देखिए इनका जो रिजल्टेंट विभव आ रहा है, यानी इनका परिणामी विभव जो आएगा वो आएगा VR प्लस VL, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ रहा है। अब यहां समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं इस पूरे डायग्राम को मैं एक बार और अच्छे से दिखा दे रहा हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दोबारा कर लेते हैं इस ग्राफ को। यहां देखें हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं अगर इधर हमारा विभव है, अगर इधर हमारी धारा आई है तो इसका जो विभव होगा प्रतिरोध में, उन दोनों के विभव में कोई अंतर नहीं होगा, सॉरी इसमें कला में कोई अंतर नहीं होगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा VL होगा, VL और धारा के कला में कितना अंतर होगा, 90 डिग्री का। तो अगर मैं बात करूं इनका जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब इनके परिणामी विभव और बहने वाली धारा में जो अंतर है वो फाई है। तो अगर मैं यहां से बात करूं tan फाई कितना होगा, तो tan फाई होगा A, यानी VL अपान क्या, VR। तो हमारे पास VL बाई VR आ जाएगा। और यहां समझने वाली बात यह है, यहां देखिए इनका जो कुल प्रतिरोध होगा, अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हमारे पास अगर A आ रहा है VR प्लस VL, यहाँ पे तो VL मैंने छोड़ ही दिया, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हमारा कुल विभव आ रहा है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो हमारा tan फाई होगा VI बाई VR होगा, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसे पीछे चलें तो यहाँ पे VL को क्या लिख सकते हैं, VL को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू XL और VR लिख सकते हैं I इंटू क्या, R लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया XL बाई XR। तो हमारा यहाँ पे tan फाई की वैल्यू XL बाई XR भी आ गया। XL क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L बाई R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ गई ओमेगा L बाई R। पर यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पे इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा Z किसके बराबर होगा। तो यहाँ समझिए जो इनका कुल परिणामी आ रहा है, यानी हमारा जो V नॉट आएगा वो आएगा किसके बराबर होगा, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो यहां देखिए V नॉट क्या लिख सकते हैं, I इंटू Z लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध। यहां पे क्या होगा, हम यहां पे देखिए इसको लिखेंगे I इंटू XL, I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R का स्क्वायर
अंडर रूट में, तो आई बाहर आ गया तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमारे पास जेड क्या आएगा, जेड आएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी हमारा कुल जो प्रतिरोध होगा इसके लिए जेड, वो क्या हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे एक चीज और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए, यहाँ पे जो प्रतिबाधा का मात्रक है ना, वो क्या होता है, ओम होता है। जो जेड का मात्रक उसको बोलते हैं, जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो भी क्योंकि प्रतिरोध ही है तो इसलिए क्या होगा हमारा, ओम ही होगा। तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम के परिणाम को बोलते हैं प्रवेश्यता। चलिए आगे बात करते हैं। श्रेणी क्रम में अगर आरसी को यानी प्रतिरोध और कैपेसिटर यानी हमारे पास संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें बहने वाली धारा आई है, तो अगर हमारा आई इस दिशा में बह रही है तो इसके क्रॉस जो अब विभवांतर होगा यानी इसके जो वी आर होगा वो इसी दिशा में होगा, वी आर। पर ध्यान रखिएगा जो हमारा वीसी होगा वो इधर होगा। इसमें बहने वाली धारा से कितना 90 डिग्री कला का से पीछे होगा वीएल, तो इनका जो कुल विभव आएगा वो इधर आएगा। हमारा कुल विभव होगा वी नेट। यहां पे जो जेड आएगा ध्यान रखिएगा, इसमें जो जेड आने वाला है वो भी आने वाला है एक्सएल एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, जो जेड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आर का स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास प्रतिबाधा आएगी यानी इंपीडेंस जो आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। इसको हम अलग तरीके से कर भी सकते हैं, बहुत आसान है। अगर हमारे पास धारा का कला इस दिशा में है यानी धारा अगर ऐसे अगर दिखा रहे हैं हम लोग, तो इसका जो प्रतिरोध के एक क्रॉस जो विभव होगा ना, प्रतिरोध में जो विभव होगा वो हमारा वी आर, इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसके कला में कोई अंतर नहीं होता। जबकि हमारे पास जो संधारित्र लगा हुआ है वो कला में धारा से 90 डिग्री पीछे होता है, तो जो हमारा कुल विभव आएगा वो इधर आएगा। इनके बीच कितना बन रहा है, फाई। तो अगर मैं बात करूं tan फाई किसके बराबर होगा, वीसी बाई वी आर के बराबर होगा। इस तरीके से निकाल लिया गया है यहाँ पे, बहुत आसान सा। यहाँ पे प्रतिबाधा हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद श्रेणी क्रम अगर एलसी को जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो बहुत आसान है। अगर एलसी को जोड़ा जाए तो मान लेते हैं इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो अगर धारा को हम इस दिशा में दिखाएं आई को, तो देखिए हमारे पास धारा से जो इसके यहाँ पे जो विभव आएगा बीएल क्या होगा, धारा से 90 डिग्री आगे होगा, जबकि वीसी क्या होगा 90 डिग्री पीछे होगा। तो जो कुल विभव आ जाएगा वो ऐसे आएगा। ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास क्या है VL माइनस VC। इसमें जो ज्यादा होगा उधर, अगर ये ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, अगर वो ज्यादा है तो उधर आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात, इधर VL होगा, हमारे इधर VC होगा। इनके अगर नेट की बात करूं तो जो ज्यादा, अगर VL ज्यादा है तो उधर कुल विभव हो जाएगा, अगर VC ज्यादा है तो कुल विभव इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा V आएगा विभव होगा VL माइनस VC का मॉड यानी परिणामी। तो अब यहां देखिए V और I में कितना कोण बन रहा है, परिणामी विभव और I में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां देखिए, यहां I हो गया हमारा, ये हमारा V हो गया, V कुल यानी इनके बीच कितना बन रहा है कोण 90। यानी यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा वो एवरेज पावर कंज्यूम 0 होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, जेड हमारा कितना आएगा, यहाँ पे जेड हमारा 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, 0 जरूरी नहीं कि हर बार आए, पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यदि परिपथ में एक्सएल और एक्ससी हो तो जेड 0 होगा, अर्थात इस दशा में परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो हमारा जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी होगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे समझ पाएंगे। अगर मैं विभव की बात करूं, विभव का अंतर जो उधर जो विभव आ रहा है वो आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का परिणामी। तो यहां देखिए VL इक्वल टू क्या होगा, IXL होगा, VC इक्वल टू क्या होगा, IXC होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, IXL माइनस IXC। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई I इक्वल टू क्या होगा, XL माइनस XC। तो यहाँ V बाई R क्या होगा, हमारा Z होगा ना, V बाई I तो हमारा क्या होगा, Z होगा। Z इक्वल टू क्या होगा, XL माइनस XC। तो यहाँ पे बात करने वाली है, यदि परिपथ में XL बराबर XC हो तो हमारा Z की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज Z की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब यहाँ बात करते हैं, यदि विद्युत अनुनाद की स्थिति में, जो विद्युत अनुनाद की स्थिति होती है उस कंडीशन में क्या होता है,
एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल और एक्सी को लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ एल सी। तो हमारा जो आवृत्ति आएगी वो आएगी 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ एल सी। यहाँ पे इसको बोलते हैं अनुनाद, अनुनाद फ्रीक्वेंसी इसको, यानी अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं। जिसपे हमारा जेड की वैल्यू 0 हो जाती है उस आवृत्ति को बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति। अब बात करते हैं अगर श्रेणी क्रम में एक्स, एल, सी और आर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो समझिए, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो बहने वाली धारा प्रतिरोध मगर इस दिशा में है, इन सब में जो बहने वाली धारा अगर ऐसे है आई, तो प्रतिरोध का जो विभव होगा इसी दिशा में होगा, बी आर। एक्सएल इधर होगा, बी एल इधर होगा और बी सी इधर होगा। तो यहां देखिए, यहां पे ऐसे हो जाएगा ना नेट, इधर हो जाएगा हमारा बी एल माइनस बी सी, इधर हमारा क्या हो गया, बी आर हो गया और इधर हमारा धारा भी इधर ही है। इन दोनों का जो परिणामी होगा क्या हो जाएगा हमारा, इधर आएगा। अगर एक कोण फाई बना रहा है तो क्या होगा, tan फाई बराबर हो जाएगा वी एल माइनस बी सी अपान वी आर, यही तो आएगा हमारा। यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan फाई इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे वी एल माइनस बी सी, यानी क्या लिखेंगे, यहां देखिए आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपान आई इंटू आर। तो आई आई कैंसिल होगा, क्या बचा ऊपर, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये भी तुम्हारे पास tan फाई आ गया। अगर मैं रिजल्टेंट विभव की बात करूं v, v इक्वल टू क्या होगा हमारा, v हमारा हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखें वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये तो हमारा v आएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं आई इंटू जेड, कुल अनुनाद हमारा, सॉरी कुल प्रतिबाधा, जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा। आई जेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आई आर को, वी आर को लिखेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, वी एल माइनस बी सी, क्या लिखेंगे आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर। अगर इनकी बात करो तो यहाँ पे जो जेड आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कुल प्रतिबाधा आ जाएगी जेड की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुल प्रतिबाधा हमारा क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे tan फाई के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है, वहां पे प्रूव करके कई कंडीशंस बनती हैं। अगर मैं बात करूं जेड के बारे में, यानी जो हमारा प्रतिबाधा जेड आया था वो आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आया था। यहां समझने वाली बात है, अगर हमारा एक्सएल ज्यादा हो जाए एक्सी से, एक्सएल ज्यादा हो जाए एक्सी से, यानी ओमेगा एल बराबर, ओमेगा एल ज्यादा होगा क्या, ओमेगा सी से, तब tan फाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इस स्थिति में विभवांतर V धारा I से अग्रगामी होगा। यानी उस कंडीशन हमारा ए आएगा, वी एल माइनस बी सी क्या होगा, इधर आ जाएगा और आई इधर आएगा। तो यानी इसमें क्या होगा, जो कुल विभव आएगा वो धारा से अग्रगामी होगा। अगर हमारा वी एल हमारा कम हो जाए बी सी से, तो क्या होगा, धारा हमारा इधर होगा और कुल विभव इधर आएगा। यानी सॉरी, विभव हमारा एक इधर है पर यहाँ पे वी सी माइनस वी एल होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट विभव आएगा, यानी कुल इनका जो परिणामी विभव आएगा वो धारा से क्या होगा, फाई पीछे होगा। अगर दोनों बराबर हो जाए, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जिधर हमारा V है उधर ही हमारा क्या होगा, I होगा। तो इनमें फेज डिफरेंस यानी कला का अंतर कितना होगा, 0 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक, यानी L की वैल्यू क्या दिया है, 25 10 की पावर -3 हेनरी आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि जो शुद्ध प्रेरक वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट कि एक स्रोत से क्या किया गया है, यानी ये जो हमारा 220 दिया, क्या दिया गया, ERMS दिया गया है, एक स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी जो उसकी आवृत्ति है कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ का प्रेरकत्व परिपथ का प्रेरकीय परिघात एवं आरएमएस धारा क्या होगी। अगर मैं बात करूं, एक्सएल हमसे पूछ रहा है और IRMS पूछ रहा है, तो एक्सएल कितना होगा, एक्सएल हमारा होगा ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई एफ की वैल्यू क्या दिया है 50, एल की वैल्यू क्या दिया हमारा 25 10 की पावर -3। तो यहां से हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पाई आ गया, यहाँ पे आ गया 250 10 की पावर -3। तो यहां से हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2500 पाई 10 की पावर -3। तो यहां से हो जाएगा 2.5 पाई। ये हमारा
क्या आ गया 2.5 हमारा एक्सेल आ गया, यानी इतना ओम आएगा। अब बात करते हैं आई आर एम एस, तो आई आर एम एस हमारा क्या होता है, आई आर एम एस हमारा होता है ई आर एम एस बाई एक्सेल। तो सिंपल सी बात है, दोनों गिवन है तो रख देंगे, बस अनुपात आ जाएगा इनका। आइए आगे बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति, जो शक्ति होती है V, दिस इज P इक्वल टू क्या होगा हमारा V आर एम एस आई आर एम एस और cos फाई के बराबर होता है। यहां समझने वाली बात है, V आर एम एस का लिखेंगे V नॉट बाई रूट ऑफ 2, आई आर एम एस का लिखेंगे I नॉट बाई रूट ऑफ 2 cos फाई। इसमें क्या होता है हमारा परिपथ की शक्ति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे जो cos फाई होता है, हमें सबको सब पता है कि अगर मैं cos फाई के बारे में बात करूं तो ये तो हमारा क्या होता है Z होता है, ये हमारा अगर ओमेगा एल है हमारा R है, पर हम किसके बारे में बात करते हैं, अगर मैं शक्ति गुणांक के बारे में बात करूं तो हमारे पास इस कंडीशन जो cos फाई आएगा, cos फाई हमारा क्या होता है हमेशा R बाई Z ही होता है, तो R बाई Z यहाँ पे रख दिया गया, तो ये हमारा होता है cos फाई के बारे में। पर एक cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। हम cos फाई क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक ही बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया समीकरण 2 के अनुसार, जो हमारे पास पिछला समीकरण है, कहाँ गया हमारा पिछला समीकरण, यहाँ के बारे में 2 के अनुसार किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में शक्ति गुणांक वह गुणांक है जिसे परिपथ का आभासी माध्य शक्ति से गुणा करने पर यथार्थ माध्य शक्ति प्राप्त होती है। दो शब्दों में समीकरण 3 के अनुसार किसी परिपथ धारा परिपथ की शक्ति गुणांक परिपथ की यथार्थ माध्य शक्ति या आभासी माध्य शक्ति का अनुपात है। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है cos फाई की वैल्यू। अब बात करते हैं विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का मान। तो शक्ति गुणांक का मान अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या होगा हमारा cos फाई इक्वल टू होगा R बाई R, क्योंकि बाकी एक्सेल और एक्स क्या होंगे 0 होंगे, तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अगर मैं बात करता हूं यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता हो, अगर केवल प्रेरकत्व हो तो हमारे पास क्या होगा I इधर होगा VL इधर होगा। अगर सिर्फ क्या हो हमारे पास कैपेसिटर यानी संधारित हो तो क्या होगा I इधर होगा और VC इधर होगा। इनके बीच कितना कोण है 90 डिग्री, यानी इन दोनों कंडीशन में क्या होगा हमारा cos फाई की वैल्यू 0 होगी, यानी बात कर बोल सकते हैं यहाँ पे जो शक्ति गुणांक है उसका मान 0 होगा। अब बात करते हैं अनुनाद की स्थिति में, जहां पे हमारे पास क्या हो कि तीनों हो सकते हैं। अगर मैं Z के बारे में बात करूं, यानी हमारे पास प्रतिरोध भी हो, संधारित भी हो और हमारा L भी हो, तो इस कंडीशन में जो cos फाई आता है वो क्या होगा हमारा R बाई Z के बराबर होगा। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन अनुनाद की अवस्था में। हमको पता है अनुनाद की स्थिति में क्या होता है Z इक्वल टू R होता है। कैसे, क्योंकि XL बराबर XC हो जाता है, तो हमारा जो Z की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट में। इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, तो क्या बचा सिर्फ R बचा हमारे पास। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है cos फाई की वैल्यू 1 होती है, यानी शक्ति गुणांक की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है उसको एक सारणीबद्ध तरीके से लिख दिया गया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। सारा कुछ हमने पहले ही को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं वाटहीन धारा के बारे में। अब समझिए कि हमारे पास वाटहीन धारा होती क्या है। किसी परिपथ में अगर मैं बात करूं धारा इधर बह रही है, धारा उसमें जो भी बह रही है उसको मैंने मान लो I नॉट दिखा दिया। अब उसमें जो कुल विभव आ रहा है ना, कुल विभव इस दिशा में आ रहा है, यानी विभव और बहने वाली धारा का जो कला का अंतर वो फाई है। तो जो धारा का इधर जो हमारा कंपोनेंट होगा, यानी धारा का विभव के दिशा में जो कंपोनेंट होगा यानी घटक होगा I नॉट cos फाई, इसको बोलते हैं यूजफुल करंट और इसको बोलते हैं वाटलेस करंट, यानी इसको बोलते हैं वाटलेस करंट वाटफुल करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। यानी ये हमारा वाटलेस मतलब शक्ति विहीन धारा हो गई, और इसमें क्या होता है हमारा शक्ति युक्त धारा, क्योंकि इसके एक क्या है, एक कोई धारा नहीं, कोई शक्ति नहीं उत्पन्न कर पाती। क्यों? क्योंकि इसमें E और इसके बीच में कितना कोण है 90 डिग्री का, इसलिए हमारा I नॉट साइन फाई जो होता है उसको हम बोलते हैं शक्तिहीन धारा, क्योंकि ये कोई भी धारा कोई भी शक्ति नहीं उत्पन्न कर पाती है। इसके पीछे एक रीजन है कि इसमें जो कुल हमारा विभव आ रहा है और इसमें बहने वाली धारा जो I नॉट साइन फाई है, इसके बीच कोण क्या है 90 डिग्री। अब यहां बात करते हैं चोक कुंडली के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किस सर्किट के लिए। जिस प्रकार दृश्य धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लोहे की क्रेड होती है,
चोक कुंडली में कुछ इस तरीके के कॉपर के तार को इस तरीके से मोड़ के लगाया जाता है। इसी स्रोत से इसको कनेक्ट किया गया है। होता क्या है कि चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व यानी यल इसका बहुत ज्यादा होता है कि एक पुरानी कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार से लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व यल का मान बहुत अधिक हो जाता है और इसके प्रतिघात यानी ओमेगा यल एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा यल। ओमेगा यल का मान बहुत बढ़ जाता है, जो क्या करता है धारा को एकाएक बढ़ने से क्या करता है रोकता है, जिससे हमारे में एक अचानक कोई धारा ना बहे। अगर अचानक धारा बहेगी बहुत ज्यादा तो क्या होगा, हमारे जो युक्तियां हैं वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। इस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं ओमी प्रतिरोध पर श्रेष्ठता। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि अगर हमारा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान ओमी प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक से व्यवहार कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है समझे, अगर परिपथ में अगर रेजिस्टेंस लगे रहेगा तो उसमें जो पावर यानी जो हमारी शक्ति उसमें खर्च होगी I²R। पर यहाँ समझने वाली बात है, अगर हम वहां पे यूज करेंगे क्या, अगर हम इसके लिए एक यल प्रेरकत्व वाला कुंडली का प्रयोग करें। यल प्रेरकत्व यानी देखिए सिंपल सी बात है, कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की मैं बात कर रहा हूं उसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए यानी हम लोग प्रतिरोध का यूज करते हैं, बट इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हम कर सकते हैं यल प्रेरकत्व वाली कुंडली से। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर यल प्रेरकत्व वाली कुंडली है, अगर इसमें बहने वाली धारा I है तो इसमें जो विभव होगा इसका होगा VL, इधर होगा, इनके बीच कोण कितना है 90 डिग्री। अगर मानते हैं इसका प्रतिरोध शून्य है तो बताइए अगर प्रतिरोध शून्य है इसमें जो हमारा इसकी जो शक्ति खर्च होगी क्या होगी, शून्य होगी। कैसे, क्योंकि जो शक्ति होगी क्या होगी VI cos 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा जो tan phi हो जाएगा, tan phi की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, tan phi इक्वल टू क्या होगा हमारा ओमेगा यल बाई आर होता है। तो आर की वैल्यू शून्य है क्योंकि हमने क्या लगाया है, यल लगाया है। तो यल का हमने माना क्या, यदि आर इक्वल टू 0 हो यानी जो हमारा प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध शून्य हो तो क्या होगा, हमारा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। तो यहां से क्या होगा, पावर कंजम्पशन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी शक्ति खर्च नहीं होगी। इस तरीके से हम बहने वाली धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रतिरोध के स्थान पर शून्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली चोक कुंडली का प्रयोग करने पर विद्युत शक्ति भी व्यर्थ में व्यय नहीं होती और इस कुंडली का प्रतिबाधा R² प्लस ओमेगा² L² अधिक होने के कारण धारा को भी आवश्यक प्रबलता तक कम किया जा सकता है। चोक कुंडली में धारा का व्यय केवल लोहे के क्रोड में शिथिल क्षय के कारण होती है। भंवर धाराओं के कारण होने वाले क्षय को लोहे के क्रोड पर पटलित करके न्यूनतम किया जाता है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं चोक कुंडली का प्रयोग। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास प्रत्यावर्ती सोर्स है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है यानी 50 की आवृत्ति है। यदि हम चाहें तो लैंप में से धारा मात्र 10 एम्पियर ही प्रवाहित हो तो हमें प्रतिरोध में यल प्रेरकत्व का चोक कुंडली जोड़नी होगी। अब कैसे, देखिए यहां समझिएगा। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पर मैं जेड के बारे में बात करूं, जेड इक्वल टू क्या होता है हमारा, जेड होता है हमारा R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें क्या हमने लगा दिया, एक प्रेरकत्व तो लगा दिया, हमें चाह रहे हैं कि इसमें कितना धारा बहे, सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर। तो क्या होगा, हमारा जो I होता है VRMS बाई जेड होता है। तो VRMS कितना हमारा यहाँ पे दिया 220 वोल्ट। जेड की वैल्यू क्या होगी, हमारा R दिया है 1.5। इसका मतलब क्या आ गया, 1.5 का रूट का मतलब हो जाएगा मैंने 9/4 हो जाएगा, उसको 3/2 लिख सकते हैं ना। प्लस क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, ओमेगा हमारा होता है 2πf यानी कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू एल की वैल्यू क्या है, कितना हमारा एल लगाना पड़ेगा वो देख लेते हैं, L²। तो यहाँ पे जो धारा है वो 10 एम्पियर रखना है। 10 इक्वल टू क्या हो गया 220 अपान रूट में 9/4 प्लस 100 पाई एल का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एल की वैल्यू आ गई। तो एल हमारा कितना आया यहाँ पे 70 मेगाहर्ट्ज, सॉरी एल हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो गलत मेगाहर्ट्ज क्यों होगा, तो हमारा कितना आ गया 0.0699 हेनरी का। अगर इतने का प्रेरकत्व यूज कर लें तो इसमें बहने वाली धारा को नियंत्रित की जा सकती है, कितना, सिर्फ 10 एम्पियर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैंप में श्रेणी क्रम में उचित मान का किसी प्रतिरोध का जोड़कर। इस लैंप को हमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R का उपयोग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारे पास 1.5 ओम का है,
हम इसमें क्या करें, प्रतिरोध जोड़ लें, एल की जगह प्रतिरोध जोड़ लें, तब भी हमारे पास क्या होगा, हम इसमें धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। पर उस प्रतिरोध में भी क्या होगा हमारा, उसमें हमारा क्षय होगा किसकी, अगर मैं यहाँ पे एल नहीं है, अगर मैं यहाँ प्रतिरोध लगाता हूँ, हमें धारा इसमें कंट्रोल करना है, कितना 10 एम्पीयर चाहिए, अगर 10 एम्पीयर चाहिए धारा तो क्या करेंगे, हम आर को यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, पर उस प्रतिरोध में भी क्या होगा, शक्ति का क्षय होगा, इसलिए उससे बेहतर है कि हम क्या जोड़ें, हम उसमें एल जोड़ें। चलिए अब बात करते हैं अनुनादी परिपथ यानी रेजोनेंट सर्किट। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारे पास एक एसी यानी अल्टरनेटिंग हमारे पास विभव है, इससे हमारा आर सी और एल तीनों जोड़ा गया है। तो अगर मैं बात करूं इसका जो जेड होगा यानी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी हमारी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी के होल स्क्वायर के बराबर हमारा क्या होती है, प्रतिबाधा होती है। हम ये चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, यहाँ पे अनुनाद हो जाए, यानी इसमें अधिकतम धारा इसमें बहे। वो कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन होती है एक्सएल इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन होती है अनुनाद की, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सी बराबर एक्सी। एक तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ी चीज गलत लिख दी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान रखिए, यहाँ हमारा होता है माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी इस कंडीशन क्या होता है, एक्सी बराबर होता है एक्सएल के, यानी इसको क्या लिखेंगे 1/ओमेगा सी, यहाँ पे क्या होगा एक्सएल होगा यानी ओमेगा एल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/LC होगा, तो वहीं ओमेगा क्या हो गया 1/√LC। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी आवृत्ति आएगी वो जाएगी 1/2π√LC। अगर ये आवृत्ति हो तो क्या होगा, अनुनाद हमें मिल जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सएल अगर बराबर एक्सी हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जेड क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा यानी मिनिमम होगा, और उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी, यानी आई हमारा क्या होगा अधिकतम होगा, जेड हमारा क्या हो जाए न्यूनतम हो जाए। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको इस फ्रीक्वेंसी को यानी इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, एफआर, यानी और इसको ओमेगा आर को बोलते हैं अनुनाद कोणीय आवृत्ति, और एफआर को क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। एफआर को क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति, और जो एफआर होगा हमारा किसके बराबर होगा, 1/2π√LC के बराबर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुनादी वक्र के बारे में, समझते हैं। समझिए होगा क्या, अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आई और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, सिंपल सी बात, अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे, देखिए हमारे पास जो जेड है, जेड क्या है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां समझिए, अगर एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए यानी एफ आर, उस कंडीशन में जेड की वैल्यू सबसे कम होगी, धारा क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। पर अगर हम एक्सएल को बढ़ाएंगे, एक्सएल को बढ़ाएं तो जो कुल स्क्वायर आएगा वो धनात्मक आएगा, या एक्सी को भी बढ़ाएं तो कुल दोनों को जो स्क्वायर आएगा ना वो धनात्मक आएगा। तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में आई की वैल्यू घटेगी। और ऐसे दो मान हैं जिसमें क्या होता है, ऐसे दो मान होते हैं जिसपे हमारा धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, वो अधिकतम का हाफ होता है। ऐसे दो अलग अलग आवृत्ति होती है जिसपे क्या होता है, हमारा धारा का मान अधिकतम का आधा होता है, और जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच हमारा ऐसा ग्राफ होता है। आगे बढ़ते बात करते हैं अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। सिंपल सी बात है, जो हमारा परिपथ का कुल परिघात जो है एक्स क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी बराबर 0 होता है, यानी दोनों इस कंडीशन में बराबर होते हैं। जेड की वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम होती है, और वो बराबर किसके होता है, आर के बराबर होता है। उसके बाद हमारा क्या है, आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस हमारा होता है ई आरएमएस बाई जेड, यानी हमारा आई अधिकतम उस कंडीशन में होती है, कितनी होती है, ई बाई जेड न्यूनतम, यानी हमारा होता है ई बाई जेड के बराबर हो जाता है। और tan फाई की बात करें तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है, तो एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा tan फाई इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी अनुनाद की अवस्था में विद्युत वाहक बल और धारा के जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं, दूसरे शब्दों में दोनों समान कला में होते हैं। तो एल और सी के सिरों पर विभवांतर जो होता है दोनों बराबर होते हैं और विपरीत। आइए हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ट्रांसफार्मर, यानी ये किस सिद्धांत पे काम करता है इसको समझ लेते हैं। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ना उसका मान परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ज्यादा और कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दृष्टि वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा को ही बदल सकता है, दृष्टि धारा को कम और ज्यादा नहीं करता है। इस प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी सेटअप ट्रांसफार्मर जो विभव को बढ़ाता है या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। दूसरा हमारा क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। अब किस तरीके का इसका, अब हम बात कर रहे हैं बनावट के बारे में। तो यहां देखिए बनावट कैसी होती है, हमारे
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गई। तो ये हमारा प्राथमिक और हमारा द्वितीयक, यानी हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई ये वाली और हमारा द्वितीयक कुंडली हो गई ये वाली। इसके बाद हमें क्या मिलता है, विभव मिलता है। तो हमारे पास पहला क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई में क्या होता है, हम जो प्राथमिक हमारे पास एक कुंडली है उसमें जो कुंडली में जो फेरो हैं, फेरो की संख्या क्या होती है, प्राइमरी में कम होती है, सेकेंडरी में ज्यादा होती है। इन दूसरे में, द्वितीयक में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके लिए बात कर रहा हूं, ऊंचाई के लिए। अगर मैं अपचाई यानी जो हमारा विभव को, ज्यादा विभव को कम में कन्वर्ट करता है, उसके लिए क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो हमारे पास कुंडली है यानी फेरों की संख्या क्या होती है, इसमें प्राइमरी में ज्यादा होती है, सेकेंडरी में, इन द्वितीयक में हमारा कम होता है, प्राथमिक में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो विभव होता है प्राथमिक में वो ज्यादा होता है, द्वितीयक में कम हो जाता है। कैसे काम करता है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब एक बार इस पूरी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं बात करूं यहां पे जो हमारा, अगर मैं बात करूं V प्राइमरी किसके बराबर होगा, N प्राइमरी माइनस, और इसमें जो फ्लक्स में यानी जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ये तो हमारा, इसको तो ऐसे लिखेंगे। अगर मैं बात करूं द्वितीयक में जो हमारे पास आएगा, द्वितीयक में जो हमारे पास विभव इसके क्रॉस यानी इसके एक क्रॉस आएगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस NS, यहां तो P होना चाहिए ना, d∅dt। यहां देखिए समझने वाली बात है कि अगर देखिए यहां पे हमारे पास Vp इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस N प्राइमरी d∅dt। d∅dt क्या है, एक कुंडली में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो N कुंडली में इतना हो जाएगा। सेकेंडरी की अगर मैं द्वितीयक की बात करूं तो क्या होगा, माइनस NS d∅dt। तो पर कुंडली में जितना, एक कुंडली में जितना इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है, उतना इसमें भी चेंज होता है। तो यहां से बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूं V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी, तो क्या हो जाएगा, N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या होगा, प्राथमिक हो गया, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक हो गया। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, यानी हमारा जो विभव है वो समानुपाती है इसमें फेरों की संख्या, जिसमें जितना फेरों की संख्या है उसमें क्या है, उतना ही ज्यादा उसका विभव होगा। तो इस तरीके से बनाया गया है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी आदर्श ट्रांसफार्मर के किसी भी प्रकार के विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% आकी जाती है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 90 से 98% तक होती है। जो हमारी दक्षता आती है वो क्या होती है, द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा, देखिए द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा अपान प्राथमिक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा इंटू 100, यानी निर्गत शक्ति P निर्गत यानी जो निकल रहा है और अपान जो निवेश कर रहा है, इसके बराबर होगा। अब आइए बात करते हैं ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा की हानि। तो अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा की हानि होती है वो किस प्रकार से होती है, तो ट्रांसफार्मर में निम्न प्रकार से ऊर्जा हानि होती है। ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली तांबे के तार से बनाई जाती है। इसका प्रतिरोध अल्प होता है लेकिन शून्य नहीं होता, अतः I²R के समान विद्युत शक्ति क्षय होती है। इसे ताम्र हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए तांबे के तार की मोटाई बढ़ाई जाती है। बात करते हैं भंवर धारा हानि यानी ईडी करंट लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए कि बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के कारण जब विद्युत फ्लक्स में आवृत्ति परिवर्तित होती है तो क्रोड में भी वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इसके कारण क्रोड में भंवर धारा है। जैसे हमारे पास एक क्रोड है ना, जिसमें अगर विद्युत चुंबकीय अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें भी क्या होता है, इस तरीके की धारा उत्पन्न होती है जो क्या करती है, अंदर उष्मा उत्पन्न करती है और इसको क्या करती है, इसको हीट कर देती है, इसका ताप बढ़ा देती है। इसको बोलते हैं भंवर धारा हानि। आगे बात करते हैं सौथिल्य हानि यानी हाइस्टेरिसिस लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह से क्रोड पर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, जिस कारण से प्रत्यावर्तन के प्रत्येक आवर्त काल में एक शैथिल्य लूप पूर्ण हो जाता है। इसमें शक्ति क्षय होती है। इस क्षय को न्यून करने के लिए क्रोड लोहे की पतली रोधित पट्टियों से बनाई जाती है। इन पट्टियों को पर वर्निश या किसी ऑक्साइड का लेप किया जाता है। इससे अत्यधिक प्रतिरोध के कारण भंवर धाराओं के आयाम
कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। होता क्या है कि यानी अगर कुंडली को इस तरीके से बनाया जाता है कि पहले फ्लक्स यानी इससे जितना चुंबकीय, जो हमारा प्राथमिक कुंडली है, इससे जितना चुंबकीय लाइन से यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, उतना दूसरे में पूरी की पूरी नहीं जाती हैं। उससे हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ हानि होती है। अब बात करते हैं विद्युत जनित अथवा डायनेमो। इसके बारे में हम अपने पहले छोटी कक्षाओं में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो के बारे में। यह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत जनित डायनेमो कहलाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो वैद्युत जनित ऊर्जा का उपयोग कुंडली क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के घूर्णनीय गति प्रदान के लिए किया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अगर मैं बात करूं, विद्युत जनित मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमारा हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित और दृष्टि धारा जनित। हमने प्रत्यावर्ती पढ़ लिया है और दृष्टि भी पहले ही पढ़ लिया था। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित, यानी इसका सिद्धांत किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। हमें पता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, किसी भी कुंडली में जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है उसके बराबर होता है। इसी के सिद्धांत पे काम करता है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो चुंबक होते हैं। इस चुंबक की वजह से क्या होता है, यहाँ देखिए, इस चुंबक की वजह से यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की दिशा में। यहाँ देखिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में यहाँ पे ये होता है और इसको क्या, एक घूमता है। इस पे इसको पानी के स्रोत या डैम वगैरह जो बनता है उसकी मदद से क्या करते हैं, पानी गिराते हैं और ये घूमता है। ये क्या करता है, घूमता है। देखें, अगर ये घूमता है तो इसमें क्या होता है, इस स्टार्टिंग में हमने पढ़ा चैप्टर, तो हमने देखा कि कैसे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो होता क्या, जब ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, इसके साथ हमारा फ्लक्स चेंज होगा। अगर इस कुंडली के n फेरे हो तो क्या होगा, कितना फ्लक्स आता है, n a b cos ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इतना फ्लक्स होता है किसी टी टाइम में। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इसमें जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो बराबर हो जाता है हमारे किसके, माइनस डी फाइव बाई डी टी के। इस तरीके से हमारे पास इसमें एक इंड्यूस्ड यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर हमारे पास कुंडली कंप्लीट है यानी जो हमारे पास परिपथ है वो कंप्लीट है तो उसमें क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। उस धारा को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इस तरीके से क्षेत्र चुंबक यहाँ पे लगाया गया है। आर्मेचर या कुंडली, ये हमारे पास क्या, आर्मेचर या कुंडली बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं सर्पी वलय, यहाँ पे रिंग लगाए गए हैं। बात करते हैं ब्रूस के बारे में, यहाँ ब्रूस भी है हमारे B1 और B2 क्या हमारे पास ब्रूस है। अब बात करते हैं कार्यविधि, किस तरीके से कार्य करता है। हमने आपको कार्य बता दिया कि वो जब मुड़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा। फिर इससे क्या होगा, जब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं तो अगर हमारे पास वो जो कॉइल है यानी जो हमारे कुंडली अगर ऐसे हो जाएगी उस टाइम अधिकतम फ्लक्स होगा, नहीं, और जब ऐसे हो जाएगा तो न्यूनतम फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स हमेशा बदल रहा है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। तो जब फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा, यानी कि जब फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं, अब एक जो पूरी कहानी है इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं कार्य विधि के बारे में। तो कार्य विधि हमने आपको सारा कुछ एक एक करके बता दिया है। आइए बात करते हैं दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के गुण और दोष। दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के गुण एवं दोष। एक चीज तो क्या है कि जो हमारी दिश धारा है उसको बहुत दूरी तक नहीं पहुंचा सकते, जबकि हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कई फायदे और घाटे दिखाए गए हैं। अगर मैं पहले के बारे में बात करूं तो प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर दिश धारा जनित्र एवं मोटर की तुलना में अधिक दृढ़ और सुविधाजनक होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में कम ऊर्जा का ह्रास होता है, प्रत्यावर्ती धारा को कम ऊर्जा ह्रास कर नियंत्रित करने हेतु चोक कुंडली का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि दिश धारा में नहीं। अब बात करते हैं उच्च वोल्टता अर्थात न्यून धारा पर विद्युत संचरण करके शक्ति ह्रास बहुत कम किया जा सकता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से पावर हाउस से वोल्टता बढ़ाकर दूरस्थ स्थान पर तक भेजा जाता है। इसके संचरण के दौरान ऊर्जा ह्रास बहुत कम होता है।
एक विद्युत वितरण के स्थान पर वहां अपचायी ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टता को पुनः न्यून करके सप्लाई कर दिया जाता है। यह विधि केवल प्रत्यावर्ती धारा में उपयोग में ली जा सकती है, दिश धारा में नहीं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करना सुविधाजनक है, दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना उतना सुविधाजनक नहीं है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र दिश धारा वाले यंत्र की तुलना में अधिक टिकाऊ और सुविधाजनक होते हैं। अब बात करते हैं इसके विपरीत दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहां देखिए, दिश धारा को जब किसी तार से होकर प्रवाहित करते हैं तो यह तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद में एक समान रूप से वितरित होते हुए प्रवाहित होता है, लेकिन एक उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा को तार से होकर प्रवाहित किया जाता है तो वह अनुप्रस्थ परिच्छेद पर एक समान रूप से वितरित नहीं होती है। उच्च आवृत्ति का लगभग संपूर्ण भाग तार के पृष्ठ यानी उसके स्किन के परतों से होकर ही प्रवाहित होता है। इस परिघटना को त्वचिक प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट कहते हैं। अतः तारों के भीतरी भाग धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धाराओं के संचरण के लिए विद्युत रोधी पतले पतले तारों को मिलाकर एक मोटा तार बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा की तुलना में अधिक घातक और खतरनाक है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान उसके औसत मान से अधिक होता है। बात करते हैं बद्ध चुंबक विद्युत अपघटन में वह इलेक्ट्रोप्लेसिस आदि में केवल दिश धारा का उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं।